Hello बच्चों, today we will study Bohr's model for this hydrogen atom. नील बोहर ने 1913 में कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। सबसे पहला पॉस्टुलेट हाइड्रोजन एटम के बारे में दिया कि न्यूक्लियस के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ये एक फिक्स्ड एनर्जी पाथ में घूमते हैं। इनको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट या दीज आर अलाउड एनर्जी स्टेट्स। Thus, electron revolves around the nucleus in fixed orbit called stationary states. और ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं दे आर concentrically arranged around the nucleus, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड कंसेंट्रिकली प्लेस किए गए हैं। कंसेंट्रिकली मीन्स कि सेंटर तो न्यूक्लियस ही होगा और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इन डिफरेंट रेडियाई पाथ। जब इलेक्ट्रॉन इनके अराउंड घूमता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, तब ना तो ये एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी शेल में चला जाता है या हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तब ये एनर्जी एमिट करता है। मगर जब तक वो किसी फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एमिट करेगा। Thus, energy in the orbit doesn't change. It absorbs energy when jumps from lower energy state to higher energy state, and vice versa means it will release energy when it will jumps from higher energy state to lower energy state. और जो भी दो लेवल की एनर्जी का डिफरेंस है उस डिफरेंस इन एनर्जी, जो कि हम हायर माइनस लोअर कर लेंगे, अगर उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लें कि व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इट विल एमिट, सो द फॉर्मूला विल बी न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच। यहां पर डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स है। यहां पर ये E1 लोअर एनर्जी लेवल है और E2 हायर एनर्जी लेवल है। तो इस तरीके से if the electron coming from higher to lower, it will release radiation of frequency this, and in the same way if it is just shifting from lower to higher, it will absorb frequency of this much radiation. Thus the third point is Bohr's frequency rule. Frequency of the radiation absorbed or emitted will be given by this relation. Nu is equal to delta E by H, where difference in energy is higher energy level energy minus में lower energy level energy divided by Planck constant H. It means जो energy है doesn't occur in continuous manner. Now, according to Niels Bohr, all the energy levels are not allowed. The condition, mathematical condition for the allowed energy level is mvr, which is the angular momentum of electron, should be nh by 2 pi, यानी h by 2 pi का integral multiple. Angular momentum of the revolving electron should be integral multiple of h by 2 pi. यहां पर me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r वो परमिटेड वैल्यू ऑफ रेडियस है जिसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एंड n इज any इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो एकदम सर्टेन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है।
A detailed discussion of the energy about the various orbit, that is complicated, that is not in our syllabus, but according to Bohr's theory of hydrogen atom हमने कुछ इसमें पॉइंट स्टडी किए। सबसे पहला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है दैट इज इन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट, जिसमें हमने n की वैल्यू ली 1 2 3 एंड सो ऑन, जिसको नाम दिया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का। Hence, stationary state for electrons are n equal to 1, 2, 3 and so on, where these values refers the principal quantum numbers. और बच्चों सेकेंड पॉइंट है रेडियस nth ऑर्बिट का होता है a0 n स्क्वायर। यहां पर a0 प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 52.9 पिकोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे n बढ़ेगा, जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी उतना रेडियस ऑफ द शेल बढ़ जाएगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, लार्जर विल बी द रेडियस। और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है nth शेल की एनर्जी होगी -RH डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। RH यहां पर अगेन रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 है, 1 बाय n स्क्वायर जूल। अगर हमें फर्स्ट शेल की एनर्जी चाहिए वी विल पुट n इज इक्वल टू 1, सो -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल विल बी द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। n1 होगा तो ये ग्राउंड स्टेट होगी। ऐसे ही जब हम n2 पुट करेंगे तो एनर्जी यहां पर ये कम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू है तो इट मींस ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर हम जैसे n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो कौन सी स्टेट हो रही है? ग्राउंड स्टेट। और अगर हम कहें कि इसको इनफाइनाइट ले गए, बिल्कुल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से ही बाहर ले गए, अगर ये इंफिनिटी हो जाएगा तो एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी विल बी जीरो। सो एट इंफिनिटी एनर्जी विल बी जीरो। तो न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस से हमें इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर लेकर जाना है तो हम En माइनस जो हमारा En है फाइनल E इंफिनिटी माइनस में E1 से हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, यही रूल अप्लाई किया गया बोहर्स थ्योरी फॉर आयंस के लिए, मगर उन आयंस के लिए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। जैसे बच्चों हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो एक रह गया। ऐसे ही बच्चों लिथियम का, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 निकाल दो, एक रह जाएगा। बेरिलियम का 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 3 निकाल दो तो एक रह जाएगा। तो यहां इनका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? इसका है 2 3 एंड 4। इनके लिए जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी एनर्जी of the nth shell is -2.18 into 10 की पावर -18 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर जूल। बच्चों यहां से न्यूमरेटर में z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, ऐसे ही बच्चों अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस ऑफ द nth शेल विल बी 52.9 आगे n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z पिकोमीटर। यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, जो एटॉमिक नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। सो दीज फार्मूला फॉर एनर्जी एंड रेडियस विल बी अप्लाइड फॉर द एटम विच इज अदर देन हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर जिसका एक से ज्यादा है, बट दीज आयंस हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अच्छा, इन फॉर्मूले से बच्चों क्या क्लियर होता है कि अगर z बढ़ेगा, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जैसे 2 हम यहां ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है, तो एनर्जी विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव।
ऐसे ही अगर हम रेडियस देखें, z डिनोमिनेटर में है, जैसे जैसे z बढ़ेगा रेडियस ऑफ द एटम विल डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एंड thus द शेल विल श्रिंक। एंड द नेक्स्ट इज बच्चों, जैसे जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता है, जितना न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा, जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल मूव फास्टर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। और ऐसे ही बच्चों अगर हम इसका नंबर ऑफ शेल बढ़ा दें, लेट द इलेक्ट्रॉन इज नाउ रिवॉल्विंग इन द हायर शेल, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये हम बच्चों अगर इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसमें बच्चों दो फोर्सेस बैलेंस होती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरी बाहर की तरफ को जो फोर्स लगती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गई है, इफ द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी, टू बैलेंस इट mv² शुड आल्सो इंक्रीज। रेडियस नहीं बढ़ सकता तो क्या बढ़ेगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। और इसी तरीके से जब हम कह रहे हैं कि n ज्यादा हो गया, n ज्यादा हो गया मतलब रेडियस बड़ा हो गया, बाकी चीजें तो बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रही। जैसे यहां पर बच्चों जैसे ही रेडियस बड़ा होगा, n बड़ा होगा, वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, बिकॉज दीज टू फोर्सेस हैज टू बैलेंस। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, किसी भी शेल की एनर्जी नेगेटिव क्यों है, फॉर्मूला नेगेटिव क्यों आ रहा है? बेसिकली बच्चों जब इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, इनके बीच में कोई एनर्जी इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब एनर्जी अभी कैसी है, जीरो है, इट इज एट इंफिनिटी, लेट दिस वन इज इंफिनिटी। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आता है, दिस इलेक्ट्रॉन डेवलप्स अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस एंड एनर्जी रिलीजेस, एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब एनर्जी कैसी हो रही है सिस्टम की, नेगेटिव हो रही है। मोर क्लोज द न्यूक्लियस टू दिस इलेक्ट्रॉन एडेड, स्ट्रॉन्गर विल बी द अट्रैक्शन, मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। यानी जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट होगा और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकलेगी, विच मेक्स इट मोर एंड मोर नेगेटिव। थैंक यू बच्चों।